गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू टीएसएन स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श का पाठ्यक्रम। आज हम स्पर्श के गद्य भाग से पाठ 1 पढ़ेंगे। पाठ 1 में आपको प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई एक कहानी दी गई है जिसका शीर्षक है बड़े भाई साहब। इसके पिछले 2 भागों में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से बड़े भाई साहब और छोटे भाई साहब के बीच में आपसी जो पढ़ाई को लेकर उनमें जो समझ है और जो बातें हैं वह बड़े भाई साहब छोटे भाई को समझा रहे हैं कि खाली किताबी ज्ञान से कुछ नहीं होता है। इसके बाद हमने दूसरे भाग में पढ़ा कि जो सालाना परीक्षा जो होती है उसमें बड़े भाई साहब तो फेल हो जाते हैं और छोटे भाई उसमें परीक्षा में अव्वल आ जाते हैं। फिर भी जो बड़े भाई साहब हैं उन्हें समझाते हैं कि जब तक तुम मेरे दर्जे में आओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि किस तरह से पढ़ाई की जाती है। इनमें तो तुमने आसानी से इस परीक्षा को पास कर लिया, लेकिन जब तुम मेरे दर्जे में आओगे तब उन्होंने अलग अलग उदाहरण देते हुए बताया कि ज्योमेट्री में ऐसा है, हिंदी में भी आपको एक टॉपिक पर 4 पन्ने लिखने होंगे, वो भी संक्षेप में, और बहुत सारी बातें, और किताबों को ही देखकर ही तुम्हें सारे सवाल जवाब देने होंगे। मतलब कुल मिला के आपको किताबों को ही रटना पड़ेगा। तो ये सारी बातें वह छोटे भाई को समझा रहे हैं। अब तीसरा भाग देखते हैं। फिर सालाना इम्तिहान हुआ। कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हो गया, भाई साहब फिर फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत नहीं की पर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ। भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया। कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। रात 10 बजे तक इधर, 4 बजे भोर से उधर, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने से पहले मुद्रा कांतिहीन हो गई, मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े और मैं भी रोने लगा। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख न होता, लेकिन विधि की बात कौन टाले। अब जो भाई साहब हैं, जब शुरुआत जब हमने की थी तब ये पता चला कि जो भाई साहब और छोटे भाई के बीच में 3 क्लास का फ़र्क था। फिर दूसरा भाग हमने देखा, उसमें क्या था कि भाई साहब फेल हो गए और छोटा भाई पास हो गया, तो उनमें 2 साल का अंतर हो गया, और अब उनके बीच में सिर्फ 1 साल का ही अंतर रह गया। मेरे और भाई साहब के बीच में अब केवल 1 दर्जे का, 1 कक्षा का ही अंतर रह गया। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब 1 साल और फेल हो गए तो मैं उनके बराबर हो जाऊंगा, फिर वह किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे। लेकिन मैंने इस विचार को दिल से बलपूर्वक निकाला। आखिर वह मुझे मेरे हित के विचार में ही तो डांटते हैं। मुझे इस वक्त अप्रिय लगता है, मगर शायद उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं दनादन पास हो जाता हूँ, और वो भी इतने अच्छे नंबरों से। मतलब भाई साहब की डांट फटकार ही मुझे बिना रोक टोक के ही आगे बढ़ाती जाती है। अब भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद अब वह खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा भी तो बहुत कम। मेरी स्वतंत्रता भी बढ़ी। स्वतंत्रता मतलब आज़ादी। मैं उनकी सहिष्णुता का उचित लाभ उठाने लगा। सहिष्णुता मतलब सहनशीलता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं पास ही हो जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं, मेरी तकदीर बलवान है। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वह भी बंद हो गया। मुझे कनकुएं उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया। कनकुएं मतलब पतंग उड़ाने का। और अब सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट होता था। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था और उनकी नज़र बचाकर कनकुएं उड़ाता था। मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारी आदि समस्याएं सब गुप्त रूप से हल की जाती थी। मैं भाई साहब को यह संदेह न करने देना चाहता था कि उनके सम्मान और लिहाज मेरी नज़र में कम हो गए। मतलब फिर भी मैं उनसे नज़र बचाकर ही खेल कूद करता था। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर में एक कनकुए लूटने बेताशा दौड़ा जा रहा था। आँख सामने आसमान की ओर थी, मन में आकाशगामी पथिक की ओर, जो मंद गति से झूमता
पतन की ओर चला आ रहा था, मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन में नए संस्कार ग्रहण करने को जा रही हो। बालकों को पूरी सेना लगे और झाड़दार बांस लिए उनका स्वागत करने को दौड़ी आ रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर न थी। सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे हों, जहाँ सब कुछ समतल था, न मोटर कारें, न ड्रम, न गाड़ियाँ। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ मतलब आमना सामना हो गया, मतलब एक पतंग को पकड़ने के चक्कर में हम आसमान में देखते हुए दौड़ लगाए जाए थे। ऐसे ही अचानक से भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्हें वहीं हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ धेले के कनकुएं के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं कि अब नीची जमात में नहीं हो बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो और मुझसे केवल 1 दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। एक जमाना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही मिडलचियों को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट और सुप्रिटेंडेंट हैं। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं। बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते, मातहती मतलब उनके कहे अनुसार काम करते, और तुम उसी 8वें दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ कनकुएं के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कम अकली पर दुख होता है। तुम जहीन हो, जहीन मतलब प्रतिभावान हो, इसमें शक नहीं, लेकिन वह जहन किस काम का जो तुम्हारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। तुम अपने दिल में समझते होंगे मैं भाई साहब से महज 1 दर्जा नीचे हूँ और अब उन्हें मुझे कुछ कहने का हक नहीं है, लेकिन ये तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ, मतलब क्लास का कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन मैं उम्र में तुमसे अभी भी 5 साल ही बड़ा हूँ। ये मत सोचना कि मैं तुमसे क्लास में पीछे होता जा रहा हूँ तो उम्र में भी तुमसे छोटा हो जाऊँगा, नहीं। उम्र तो मेरी वहीं की वहीं रहेगी, और चाहे आज तुम मेरी ही जमात में आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल है तो निसंदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे और शायद 1 साल बाद तुम मुझसे आगे भी निकल जाओ। लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंतर है उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा 5 साल बड़ा ही रहूँगा। मुझे दुनिया का और ज़िंदगी का जो तजुर्बा है तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। मुझे दुनिया का और ज़िंदगी का जो तजुर्बा है तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। चाहे तुम MA और DPhil या DLit क्यों नहीं हो जाओ, समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया और दादा भी शायद 5वीं 6ठी जमात के आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ लें, अम्मा दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज़्यादा तजुर्बा है और रहेगा। अमेरिका में किस तरह की राज व्यवस्था है और 8वीं हेनरी के कितने विवाह हुए, आकाश में कितने नक्षत्र हैं, ये बातें चाहे उन्हें मालूम ना हो, लेकिन हजारों बातें ऐसी हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज़्यादा है। देव ना करे आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे। दादा को तार देने के सिवा तुम्हारे को कुछ नहीं सूझेगा, लेकिन तुम्हारी जगह दादा हो तो किसी को तार ना भेजेंगे, ना ही घबराएंगे, ना बदहवास हो। पहले खुद मर्ज पहचान कर इलाज करेंगे, उसमें सफल ना हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज़ है, तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च कैसे चले। जो कुछ दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते और फिर पैसे को मोहताज हो जाते। नाश्ता बंद हो जाता, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं। लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेक नामी के साथ निभाया और कुटुंब का पालन किया, जिसमें सब मिलकर 9 आदमी थे। अपने हेडमास्टर साहब को ही देखो, MA है कि नहीं, यहाँ के MA नहीं ऑक्सफर्ड के 1000 रुपये पाते हैं, लेकिन उनके घर का इंतजाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई। पहले खुद घर का इंतजाम करते थे,
खर्च पूरा ना पड़ता था, कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माता ने प्रबंध अपने हाथ में ले लिया, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई। तो भाईजान, यह गुरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो, अब स्वतंत्र हो। मेरे देखते तुम बेराह न चलने पाओगे। अगर तुम यूँ ना मानोगे तो मैं थप्पड़ दिखाकर, मतलब इसका प्रयोग करते हुए बोलते हैं कि मैं तुम्हें थप्पड़ भी मार सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही है। मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ और भाई साहब की मेरे प्रति मन में जो श्रद्धा उत्पन्न हुई, मैंने सजल आंखों से कहा, हरगिज़ नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे हैं वह बिल्कुल सच है। मैं आपको उसके कहने का अधिकार देता हूँ, मगर सच में कि आपके कहे अनुसार ही मैंने आज अपनी जो परीक्षा में पास होने की अव्वलता है वो आपके कहने के बाद ही हासिल की है। भाई साहब ने मुझे गले लगा लिया और बोले, मैं कनकुए उड़ाने के लिए मना नहीं करता, मेरा भी जी लल जाता है, लेकिन क्या करूं, खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूंगा। ये कर्तव्य भी है मेरे सिर पर। संयोग से उसी बात एक कटा हुआ कनकुआ हमारे ऊपर से गुजरा, उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। भाई साहब लंबे हैं ही, उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेताशा हॉस्टल की तरफ दौड़े। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था। इस प्रकार जो बड़े भाई साहब हैं उन्होंने छोटे भाई को जीवन की सीख देते हुए समझाया कि हमें जीवन में सही रास्तों पर चलकर अपनी जो जीवन के जो अनुभव हैं उनको आगे बढ़ाते रहना चाहिए। सिर्फ किताबों के ज्ञान से ही हमें जीवन की समझ नहीं मिलती है। आप जो हमारे बड़े हमें कहते हैं, हमें समझाते हैं, उन्हें हमें सही सिरे से समझकर उनकी बातों पर अमल करना चाहिए। धन्यवाद।